हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों C3 में कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ थोड़ा साइड लाइंड भी हैं। जैसे साइड लाइंड टॉपिक्स में से जैसे एक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। एक शॉर्ट नोट बनाकर हमसे ऐसे ये पूछ सकते हैं 10 मार्क का क्वेश्चन कि मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में कैसे आई। मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? जो 1850 के बाद अगर कोई मिल्स लगनी शुरू हुई, कोई फैक्ट्री चलनी शुरू हुई, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में। लेकिन बाकी जैसे जो टॉपिक्स हैं इसमें इनफॉर्मल सेक्टर, चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा, स्लम्स, डेप्रीवेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कंपेयर टू द अदर्स। लेकिन अगेन इनको छोड़ तो हम नहीं सकते। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री टाइप जो टॉपिक्स हैं, इसको शुरू करते हैं आज। ओके दोस्तों, जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री अंग्रेज़ों के आने से ही हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्री आई, पहली बात तो क्लियर है। अब हम जैसे अगर ब्रिटिश कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, या फिर ब्रिटिश जो ओवरऑल अगर जो कितना पैसा भारत में लगा रहे हैं, कैपिटलिस्ट हैं चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उसको हम बहुत ज़्यादा कोई अच्छी लाइट में नहीं देखते ना कि ब्रिटिश आए यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई। क्योंकि उन्होंने हमारे जो ट्रेडिशनल जितने भी यहाँ पे आर्टिसान्स थे, या हमारे हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज़ थी, या छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो सभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गई और वो उनको ग्रेजुअली उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। तो इसी कारण ब्रिटिश को हम पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते। ओके, तो इसीलिए अगर हम इसका लेकिन एनालिसिस देखना हो कि पहले बात तो ये है कि जब मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया की बात हो रही है तो वो ब्रिटिश द्वारा ही सेटअप की गई। एंड लेकिन पैरेलली हम देखेंगे किस तरह से जो पारसी कम्युनिटी है, किस तरह से पारसी कम्युनिटी एंड ग्रेजुअली मारवाड़ी कम्युनिटी ये भी आके ज्वाइन कर लेगी। एंड इंडस्ट्रीज़ या फिर जो कम से कम फैक्ट्रीज तो लगनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी अगर मिल्स नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं तो फैक्ट्रीज तो चली रही हैं, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, तो अगर ना इसमें भी कहीं हम तंग हो जाएं कि इंडस्ट्री फैक्ट्री में क्या फर्क है, फैक्ट्री जनरली थोड़ा ऑन द लोअर स्केल, इंडस्ट्री एक बहुत बड़े स्केल पे बात होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री लगा देते हैं हम। ठीक है, तो इंडस्ट्री वैसे एक ब्रॉडर टर्म भी है जो इको में यूज़ होती है। ऑलराइट, तो थोड़ा सोचो में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ना 1850 की बात करते हैं। 1850s में भारत में दो ही चीज़ें बन रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉटन और जूट मिल्स हैं और माइनिंग भी हो रही है, लेकिन कॉटन एंड जूट मिल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्यों हो रही है ऐसे? क्योंकि ये ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को फेवर करती हैं। ग्रेजुअली अगर हम आगे देखेंगे वैसे कि किस तरह से पारसीज और मारवाड़ीज क्यों आ गए। ओके, अब यहाँ पर जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है हमारे देश में, क्योंकि यहाँ से हम बाहर भी सामान भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। एंड लेकिन अब ब्रिटिशर्स लेकिन तब भी कोई खास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं लगा रहे। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब जो मशीन्स वगैरह बनाती हों। ठीक है, भारत में मशीनें अभी भी नहीं बनती, मशीनें बाहर से आती हैं। और इंडिया अगर मशीनें बनाना शुरू कर भी देता तो इंडिया में कंजम्पशन कैसे होती? तो इस कारण इंडिया में मशीन्स नहीं बनती। एंड दोस्तों एक यही कारण रहा कि हम जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी पीछे रह गए, और क्योंकि टेक यहाँ पे था ही नहीं, तो यहाँ पर हद से हद लोग वर्कर थे। अगर कोई वर्कर नहीं है किसी फैक्ट्री में तो वो क्या है? वकील। हमारे देश में सिर्फ दो ही प्रोफेशन हुआ करते थे, वर्कर या वकील। ठीक है, ओके, दिन आगे देखते हैं कि कैसे पारसीज और मारवाड़ी ने इनको ज्वाइन किया। क्यों? मारवाड़ीज पहले कलकत्ता में रहते थे, लेकिन उसके बाद जो पहले ये क्या थे इंडिया में, पारसीज की कहानी थोड़ी अलग है, मारवाड़ी की समझाता हूँ आपको पहले। मारवाड़ीज जनरली पहले क्या हुआ करते थे? आपके ट्रेडर्स, जो अंग्रेज बाहर से सामान लेकर आ रहे हैं, ब्रिटिश जो हैं बाहर से सामान लेकर आ रहे हैं, इंडिया में आकर उसका सामान को बेचना, वहाँ से लेकर आना, ट्रेडिंग वाला काम, सारा का सारा ट्रेडिंग वाला काम मारवाड़ीज के पास था। लेकिन ग्रेजुअली मारवाड़ीज कुछ अमीर होते गए, फ्यू मारवाड़ी फैमिलीज अमीर होती गई, जिनमें बिरला, गोयनका भी हैं सभी। ठीक है, तो ग्रेजुअली अमीर होते गए, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनते गए। इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो स्टेप बाई स्टेप जो हमें बताया गया, जो उसको हम इग्नू से ही हमने लिया है। इग्नू में सब गिवन है ये, तो इग्नू पढ़ने की थोड़ी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर मैंने यहाँ नोट्स में डालने की ट्राई की है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखते हैं कि इंपॉर्टेंस बढ़ी पहले क्योंकि जो ट्रेड हो रहा था, ट्रेड किस में? जूट में, रॉ जूट में। और अगर जूट के कुछ प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में जूट के सामान की थोड़ी ग्रेजुअली ग्रोथ दिखती है, तो कुछ मारवाड़ी फैमिलीज अमीर होना शुरू हो जाती हैं। एंड इसलिए जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा वगैरह करते ब्रिटिश के थोड़ा करीब भी हैं। लेकिन ब्रिटिश एज सच देखें मारवाड़ीज को इतना खास पसंद नहीं करते कंपेयर टू पारसीज। पारसीज को पसंद करने के कारण भी आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, ओके, 1920 तक आते आते मारवाड़ीज जूट इंडस्ट्रीज में आ गए हैं, अपनी जूट मिल्स लगा दी इन्होंने। एंड उसके बाद गोयनका एंड बांगर भी, जो बिरला से चलो आ ही गए पहले, उसके बाद गोयनकाज एंड बांगर्स भी एंटर करते हैं। आज तक ये फेमस हमारी फैमिलीज हैं जो इंडिया में इंडस्ट्रीज रन करती हैं। ओके,
उसके बाद पारसीज, दोस्तों पारसीज को लिखा है कि ऐसे कि खास कोई ऑपोजिशन फेस नहीं करना पड़ा ब्रिटिश से कंपेयर टू मारवाड़ीज। क्यों पारसीज को क्यों नहीं फेस करना पड़ा? मारवाड़ीज की टेंशन तो थी ना, ब्रिटिश कहते थे कि आप हमसे कॉम्पीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, लेकिन ग्रेजुअली अमीर होता जाएगा, जैसे जैसे मारवाड़ीज अमीर होते गए वैसे वैसे ब्रिटिश को भी ये साथ में लेके चलते गए। और जितने भी उसके बाद जो इंडिया में पर्टिकुलरली जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो साथ दे रहे हैं, इनिशियली मारवाड़ी साथ आए, ग्रेजुअली पारसीज भी साथ आ गए। इसी कारण दोस्तों अब यहाँ बात समझो कि इनिशियली क्योंकि पारसीज साथ नहीं थे इंडियंस के, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, रादर ऐसा भी लिखा गया है कि जो पारसीज हैं, पारसीज ने बॉम्बे फोर्ट जब बना उसके लिए पैसे दिया, म्यूटिनी में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, ठीक है, मिलिट्री अपरेटिस प्रोवाइड किया। उसके बाद जो पारसी कम्युनिटी, दोस्तों आपने शायद सुना भी होगा ना कि क्रिकेट मैच जो ऑर्गेनाइज किया गया था देश में सबसे पहला, वो भी पारसी कम्युनिटी द्वारा ही किया गया था। तो इसी कारण से जो इंग्लिश सीखने वाली कम्युनिटी, ब्रिटिश के जो कस्टम्स हैं और उनके रिलेशन को इंडिया में थोड़ा और स्ट्रेंथन करने वाली जो सबसे जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी, जो ब्रिटिशर्स को बहुत पसंद थी, वो थी पारसी कम्युनिटी। पारसी कम्युनिटी इसलिए ब्रिटिश के जो भी पारसी चाहते थे ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट करते थे, आप कीजिए। लेकिन ग्रेजुअली देखा गया कि मुंबई में दोस्तों 1915 तक, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 तक पहुंचते पहुंचते 30% जो मिल्स हैं मुंबई में, और वो किसके पास हैं? 30% मिल्स पारसीज के पास। तो पारसीज ओन करते हैं। उसके बाद पारसी कम्युनिटी जो बैंकिंग करने में भी जो पहले से ही एक्टिव थे, अब उन्होंने जो और इंडस्ट्रीज सेटअप करना शुरू कर दिया, जो और कोई फैमिली चाहती थी अगर बिजनेस सेटअप करना, उसको भी जो हेल्प करना शुरू कर दी। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट हैं उनकी जो मोनोपोली है उसको चैलेंज होना शुरू हो जाता है। अब ब्रिटिश कहते हैं कि नहीं, आप सही नहीं कर रहे, और इसीलिए अब चाहते हैं, ब्रिटिश चाहते हैं कि इनको भी थोड़ा साइडलाइन किया जाए, क्योंकि पारसीज का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए टैरिफ, टैक्सेशन, ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज हैं वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती हैं, एक्सेसिवली पारसीज या मारवाड़ी को सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद भारत में बनाई जाती है दोस्तों फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसकी स्थापना की जाती है कि इंडिया के जो कॉमर्स या फिर इंडिया के जो इंडियन हैं जो इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, उन्होंने कम्युनिटी बनाई अपनी, फ्रीडम स्ट्रगल को भी सपोर्ट करते हैं ये, इसीलिए फिकी पुरानी है। जो उसके अगर आप लेटेस्ट देखते हो, फिकी के पैरेलली बहुत सारी और CII एक्सेट्रा एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिकी सबसे पुरानी है। ओके, ये आपको जो हिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ कि इन्होंने जो क्या बात देखी, जो कैपिटलिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया अगर नेशनलिस्ट अगर स्ट्रगल को करेगा, अगर जैसे वो कह रहे हैं कि अगर हम नेशनलिस्ट स्ट्रगल या फिर अगर हम आज़ाद भारत बनाएं तो आज़ाद भारत में हम बेहतर काम कर सकते हैं। हमारे जो खिलाफ ये जो फेवरेबल पॉलिसीज़ बिल्कुल भी हमारे अगेंस्ट हैं, टैरिफ, टैक्सेशन, ट्रांसपोर्ट, जो ये पॉलिसीज़ हमारे अगेंस्ट हैं, ये हमारे फेवर में हो तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है। तो इसी कारण से जो नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट में भी फिक्की बहुत सपोर्ट करना शुरू करता है। आपने जो बॉम्बे प्लान पढ़ा हुआ 1924 में आया था, तो बॉम्बे प्लान और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड भी की गई कि देश को इंडस्ट्रियलाइज करना जरूरी है अगर हमने सच में देश को कभी काबिल बनाना है वो ग्लोबल लेवल का। तो इसी कारण अब यहाँ पर क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से तंग आकर जो लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, AR देसाई में भी पढ़ा था हमने कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं नेशनल स्ट्रगल में, ठीक है, याद है AR देसाई में हमने ये पढ़ी थी बात की। AR देसाई जब कहते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कोई इंडिया की फ्रीडम से उनको कोई प्यार नहीं है, उनको प्यार किससे है, वो क्या लिखते हैं, उनको प्यार है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी आज़ादी चाहता है, अपनी तरह से पॉलिसी चाहता है, ठीक है। साथ साथ में थोड़ा रिवाइज भी करते रहो। ओके, आज़ादी के वक्त इसलिए क्या हुआ कि कुछ जूट या कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी हमारे देश में, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ शुगर फैक्ट्रीज हैं, कुछ आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, दैट्स इट। और सबसे ही इंपॉर्टेंट बात है, हमारे देश में कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, मशीनें नहीं बनेंगी। अगर आपको कुछ फैक्ट्री एक्सेट्रा कुछ लगाना है तो मशीनें बाहर से लेकर आओ, फॉरेन कंट्री से मंगवानी पड़ेंगी। आज़ादी के बाद दोस्तों हमने 5 ईयर प्लान एक्सेट्रा बनाया, और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स जैसे जैसे चलती गई वैसे वैसे हमारे देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चेंज होती गई, वो हम डिस्कस करेंगे। जो मिड 60s में हमारे देश में रिसेशन है, जंग भी हुई हमारे देश में, और उसके बाद जो सूखा पड़ा फेमिन है, तो उस कारण से हमारे देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ एकदम रुक जाती है। जो आज़ादी के बाद जो उम्मीद थी ना बहुत रैपिडली चलेगी, लेकिन रैपिडली नहीं चली। ऑलराइट, तो ओके, अब यहाँ पर आज़ादी के बाद की बात करते हैं। जो नेहरू जी की बात शुरू होती है वो थोड़ा जो फेवर में है रशियन एग्जाम्पल के, रशिया को उन्होंने बहुत रैपिडली ग्रो करते हुए देखा है, तो इसलिए वो हैरल्ड लास्की का जो मॉडल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, उसको चाहते हैं फेवर करना। एंड इसी मॉडल में वो जनरली चाहते हैं कि स्टेट ड्रिवन, सरकार ड्रिवन इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, जो कि इंडस्ट्रियल जो हाउसेज हैं, फिकी एक्सेट्रा भी सपोर्ट करते हैं। वो भी नहीं बोलते कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, वो भी बोलते हैं कि सही बात है कि सरकार ही इतने लेवल पर देश भर में इंडस्ट्रीज लगा सकती है। एंड
इसीलिए जो हमारा इनिशियल जो हमारा फेस है वो कौन सा हैवी इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड फेस है, जिसमें डैम्स एक्सेट्रा सब बनाए जाएंगे ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेज़ी से आगे लेके जाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए अब यहाँ पर अब जो पर्टिकुलरली अगर देखें जो क्रिटिसिज्म करते हैं हम यहाँ पर कि जो नेहरूवियन एरा का वो यही है कि पब्लिक सेक्टर जो एंटिटीज़ बनाई गई वो हाईली इनएफिशिएंट हैं, बहुत इनएफिशिएंट हैं, क्योंकि मार्केट ड्रिवन अप्रोच ही नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे अगर तो कोई है ही नहीं, कंपेटिटर ही नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्रोनिज्म से ग्रस्त है कि जिसके पास लॉबी करने की या जिसके पास एक्सेस है सरकार का, जो सरकार तक पहुँच सकता है वो इंडस्ट्री लगा लेता है, बाकी लोग बैठे हों आराम से। ठीक है, लाइसेंस राज है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइसेंस राज में आपको कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा चाहिए अपने हिसाब से, जो आपको जो लॉ अगर लॉ चेंज करना है कि सर मेरे हिसाब से लॉ चेंज कर दो, अगर थोड़ा बहुत अगर हो भी रहा है तो, या पॉलिसी बदल दो तो बदली जाती है। अदरवाइज इसलिए जो क्रिटिसिज्म में क्या हो रहा है, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, क्रोनिक कैपिटलिज्म बहुत देखने को मिलता है। एंड इसी कारण हमारे देश में जो ग्रोथ रेट भी बहुत स्लो रहा, कैपिटल इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती, बाहर से हम सामान मंगवाते नहीं। तो इसीलिए पर्टिकुलरली हमारे देश में जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग जो अगर देखें इंजीनियर वगैरह बहुत जो लिमिटेड अमाउंट में ही बन रहे हैं एंड ओवरऑल कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती हमारे देश में। तो इसलिए सेंट्रल जो प्लान्ड इकोनॉमी है रशिया से ही हमने बोरो करी थी, वही चलती जा रही है। प्लानिंग कमीशन द्वारा 5 ईयर प्लान्स बनते हैं एटसेट्रा। तो लेकिन विद टाइम लिबरलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन जैसे देखें हम अंत में डाला यहाँ पर, तो लिबरलाइजेशन हमारा वैसे शुरू हो गया था, क्योंकि उसके पहले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं उसको, कि पूरा आसपास अगर हम देखें सभी कंट्रीज एशिया की आसपास ही आज़ाद हुई, लेकिन कुछ कंट्रीज बहुत जैसे ईस्ट एशियन टाइगर्स बोलते हैं, मलेशिया भी है उसमें, थाईलैंड भी है उसमें, तो ये बहुत रैपिडली ग्रो कर गए, बहुत रैपिडली ग्रो कर गए। इंडिया पीछे रह गया। आज़ादी तो इंडिया की भी हुई थी, क्योंकि इंडिया ने अब अपने आप को क्या किया हुआ था, बंद किया हुआ था। बाहर से सामान लाना और बाहर लेकर जाना बहुत मुश्किल था आपके लिए। यहाँ पर लोग गरीब हैं, आप सामान बनाओगे बिकेगा नहीं, बाहर आप बेचने देते नहीं। तो इसी कारण से जो इंदिरा गांधी के रजीम में जस्ट शुरुआत है उसकी, राजीव गांधी उनको और आगे ले जाते हैं इस बात को, तो रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाता है, प्राइस कंट्रोल्स हटाए जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया जाता है ताकि इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले। एंड हम लिबरलाइजेशन करते हैं, लाइसेंस राज हटता है एटसेट्रा, है ना। वो एलपीजी रिफॉर्म्स की जो बात है इको वाले, तो वो किए जाते हैं। एंड देन एलपीजी रिफॉर्म्स होने के बाद जो लिबरलाइजेशन है, एलपीजी एरा आती है, टेक्नोलॉजी आनी शुरू होती है देश में, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होती है देश में, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर बूम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो इसलिए लिबरलाइजेशन के बाद हमारी मार्केट इकॉनमी, जो मिक्स्ड इकॉनमी में पहले जो टेंज था तो टुवर्ड्स स्टेट था, अब वो टुवर्ड्स क्या हो गया, मार्केट हो गया है। ठीक है, मिक्स्ड इकॉनमी अभी भी है, मिक्स्ड इकॉनमी डे 1 से हमारे देश में, पहले लेकिन किसके फेवर में थी, स्टेट के, अभी है मार्केट के फेवर में। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ता ही जा रहा है। एंड देन उसके बाद प्लानिंग भी इंडिकेटिव हो गई, पहले हमारी प्रिस्क्रिप्टिव या फिर उसको हम इम्पेरेटिव प्लानिंग कहते हैं दोस्तों, स्पेलिंग देख लेना एक बार। ठीक है, इम्पेरेटिव जो कि कंप्लीटली कंट्रोल्ड रहती है। ये इको में वैसे डिस्कस भी किया हुआ है। अगर आप लेट्स से अगर हमारे जो किसी प्रोग्राम एक्सेट्रा का पार्ट नहीं है तो मैंने लेक्चर शेयर किए हुए हैं वाले, हमारे इको के मेंटरशिप बैच में आप जाइए। ठीक है, जो प्लेलिस्ट है एक मेंटरशिप बैच की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर ही पड़ी है, तो उसी मेंटरशिप बैच की प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे किस तरह से मैंने ये एलपीजी रिफॉर्म्स और उसके आसपास के एरा को इको के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप जैसे यूपीएससी अगर दे ही रहे हैं तो ये टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही है जीएस3 में जानने के लिए। तो वहाँ पर एलपीजी के 25 साल पूरे हुए थे, बहुत सारे आर्टिकल्स थे, तो वो आर्टिकल्स ही समराइज किए हुए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। आई थिंक यू शुड नो इट। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग पर डिस्कशन की हुई है। ओके, देन दोस्तों उसके बाद है यहाँ पर बोला गया कि किस तरह से भारत को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो बात थी कि इंपोर्ट जो भी हम बाहर से मंगवाते हैं वो इंटरनली बन रहा था। ठीक है, तो ये जो प्री एलपीजी हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात थी, जिससे देश में सब कुछ खुद बनाने की बात हुई। फ़ायदा भी है उसका, नुकसान भी हुआ उसका। ठीक है, फ़ायदा ये हुआ कि देश में हमने खुद ही हर एक चीज़ खुद बनानी शुरू करी, और यहाँ पर जो टेक्निकल इन हाउस जो भी, चाहे ग्रोथ स्लो थी लेकिन होनी तो शुरू हुई। खुद हमने जो पहले मान लो मशीन बाहर से खरीदते थे, अब हम खुद बना रहे हैं। हमारा जो इवन की स्पेस प्रोग्राम दोस्तों, स्पेस प्रोग्राम भी हमने खुद बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट बेसिक से शुरू किया, चाहे हमें वक्त लग गया, लेकिन अब हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नो हाउ है ऑफ स्पेस प्रोग्राम इंडस्ट्री की। लेकिन हाँ, ये है डेफिनेटली हमने बहुत सारे साल इसमें खो दिए खुद उसको रिसर्च करने में, ढूंढने में। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा थी, चाहे लेबर मार्केट हो, चाहे फाइनेंशियल मार्केट्स हो, इवन की जैसे आपको हर्षद मेहता स्कैम पता हो, वो भी एसएलआर से जुड़ा हुआ स्कैम है। एसएलआर याद है, इको में पढ़ते हैं जो आप, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो जो बैंक रिसीट्स हैं, बीआर बैंक रिसीट्स का स्कैम है वो, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड है, तो उस कारण से स्कैम भी हो गया था। ओके,
पब्लिक सेक्टर ह्यूमंगस, अभी सरकार ग्रेजुअली डिसइन्वेस्ट करती जा रही है। तो सबने पॉइंट आप लिखते रहना, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये जो दिमाग में होने चाहिए कि किस तरह से पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। पहले पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा था, अब डिसइन्वेस्टमेंट होती जा रही है, सरकार कह रही है वो रेगुलेटरी रूल में रहेगी, आप काम कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को बोल रही है। बिजनेस बहुत ओवरटली रेगुलेटेड है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है। अभी जो रेगुलेशन ग्रेजुअली स्ट्रीमलाइन होती जा रही है, कंसिस्टेंट भी होती जा रही है। डेफिनेटली अभी भी केसेस हैं, जैसे कोल माइंस कभी भी कैंसिल कर दी जाती हैं, प्राइवेटाइजेशन अलाउड नहीं थी, लेटली अलाउड होनी शुरू हुई है। तो जो लेबर रिफॉर्म्स भी शुरू हुए हैं, लेकिन बहुत ही मेक शिफ्ट से लेबर रिफॉर्म है। लेबर रिफॉर्म में भी अगर आप देखें तो मैंने लिखा भी अंत में कि कोडिफिकेशन शुरू हुई है, अभी लेबर रिफॉर्म को कोडिफाई करना शुरू किया है, लेकिन स्टिल अभी बहुत स्लोअर, जो एक लो लेवल पर है। सेंट्रल प्लानिंग एग्जिस्ट करती थी, अभी उसको हमने हटाकर नीति आयोग बना दी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद यही जो पुरानी बात है कि अभी भी लेकिन बहुत सारे जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, ट्रेड यूनियन की बहुत जो स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं, फार्मर्स की स्ट्रॉन्ग लॉबी है, उनके खिलाफ अभी भी कोई सरकार काम नहीं करती। क्योंकि खिलाफ का मतलब क्या हुआ, मैंने इसे खिलाफ इसकी अगर कोई ऐसी कोई चीज़ जो कि अगर पॉपुलिस्ट है, पॉपुलिस्ट मतलब कि अगर मैं जैसे बहुत सारा अगर मैं लेट्स से सब्सिडी प्रोवाइड करता रहूं तो फार्मर्स तो खुश होते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में हम देखें तो शायद देश का फ़ायदा नहीं हो रहा, किसान का फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए ऐसी जो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो बहुत कंटेंशियस हैं, जो कि पॉलिटिकली उठाने बहुत मुश्किल हैं, तो उसी लिए लेबर रिफॉर्म्स की जैसे बात होती है, मैंने आपको बोला भी कि कोडिफिकेशन शुरू हो गई है, कोडिफाई कर रहे हैं कि जो लेबर लॉज को हम 4 या 5 जितने ब्रॉडर लॉज में हम कोडिफाई कर रहे हैं ताकि थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए। लेकिन अभी भी लेबर रिफॉर्म्स में ऐसी कोई बहुत हमने चमत्कारी कोई चीज़ नहीं की है कि लेबर रिफॉर्म में हायर एंड फायर बहुत आसान हो जाए, जैसे लेट्स से यूएस में होता है। तो उससे डेफिनेटली बहुत टेंशन भी है ना कि हमारे देश में यूएस से जितनी सोशल सिक्योरिटी एग्जिस्ट थोड़ी ना करती है, कि हमारे देश में अगर सोशल सिक्योरिटी उस लेवल की हो कि अगर आप जॉब पे नहीं भी हैं तब भी आपका गुजारा अच्छे से होगा। तो अगर वो नहीं है तो उस केस में हम लेबर रिफॉर्म कर दें और हायर एंड फायर को हम आसान कर दें तो भी टेंशन है। तो इसीलिए सब चीज़ों को सोच के काम करना होगा। एग्रीकल्चर सब्सिडीज अभी भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, मनरेगा हमारे देश में ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो इसीलिए कुछ रिफॉर्म्स की अभी रिक्वायरमेंट है कैसे, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी ना भूलें कि सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो हम देश की जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। वो भी हमारा देश जो एजेंडा वो भी कहीं लॉस्ट ना हो जाए कि रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म चाहे देश का नुकसान हो जाए, रिफॉर्म उसके बल पे क्या फ़ायदा है ना जो देश का नुकसान हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक अटेम्प्ट है थोड़ा हिस्ट्री को ट्रेस करने का कि क्या हमारे देश में मॉडर्न इंडस्ट्री की हिस्ट्री रही, कहाँ से आए। 2 कम्युनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पारसी एंड मारवाड़ी। कैसे पहले एक अगेंस्ट थी एक फेवर में थी, लेकिन ग्रेजुअली दोनों अगेंस्ट हो गई, फिकी बनाते हैं, फिकी बनाकर अपने जो हमारी नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। आज़ादी के वक्त हमारे पास क्या था और क्या नहीं था, कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी। उसके बाद हमने कैसे रिफॉर्म्स किए और रिफॉर्म होते होते पोस्ट एलपीजी एरा भी देखी, लेकिन हमने क्या बदला और क्या रह गया, और ये भी हमें थोड़ा देखना देना चाहिए, ठीक है। सिंपल सवाल आते हैं, अभी तक तो मुश्किल सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन अगर इन केस पूछ भी लें तो जीएस से सामान बोरो किया जा सकता है, जीएस का कंटेंट यहाँ बोरो कर सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी क्या नहीं। 2-3 हमें यहाँ पे जो सोशो की बातें लिखनी होंगी, सोशो के वर्ड्स अगर हम ड्रॉप करें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में रखें, ऐसे टॉपिक्स ही हैं ये जो इनफैक्ट पूरा पेपर 2 में देखें, पेपर 2 कितना सारा पेपर 2 तो जीएस ऐसा ही लगता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।